गोरखा नगर में एक रामलीला हो रही थी जिसमें अश्लील तरीके से जो रामलीला तो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद में कुछ अश्लील तस्वीरें वहाँ से देखने को मिली। क्या उसी तरह का कुछ मामला यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, कोई एफआईआर वगैरह? क्योंकि अभी तक तो कुछ इस तरह का मामला सामने आया नहीं है, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुँची है लोगों की, अगर हम बात करें। देखिए, जो लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और निशानदेही होनी चाहिए। वीडियो बनी हुई है, उसमें जो लोग भी हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 370-35 के टूटने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में ये कुछ हो रहा होगा तो मुझे लगता है कि 370-35 से ना ही टूटता और पुराना जम्मू कश्मीर बेहतर था, क्योंकि हम लोग बड़े पीसफुल तरीके से रहते थे और हम धर्म की बात करते थे और धर्म अपना बचाना भी जानते थे। मगर आज यहाँ पे उल्ट देखने को मिल रहा है और मैं सरकार से अपील करूँगा, जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करूँगा कि उन लोगों को निशानदेही करें और उन लोगों पे सख्ती से कार्रवाई करें। नहीं तो आने वाले टाइम में अगर जो धर्म के खिलाफ जो पर लोग इस तरह का काम करेंगे, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि जम्मू के हर एक बंदे को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं करती है तो जम्मू के जो लोग हैं ये आगे खुद ब खुद आगे बढ़ के काम। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं युवा राजपूत सभा के स्पोक्सपर्सन व मीडिया कोऑर्डिनेटर विशाल सिंह जी। लेकिन आज हम इनसे जो बातचीत करेंगे वो एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक के रूप में जनरल इश्यूज़ पे करेंगे। विशाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विशाल जी, अगर बात करें हम अभी कल ही जिस तरह से हम देखते हैं कि रणवेश्वर मंदिर जो है उसकी छत जो है वो ढह गई, किसका कसूर मानते हैं आप इसमें? देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है, जब भी जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल की बात होती है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास क्या है। जब तक हम इतिहास के पन्नों को नहीं खंगेलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो आज का फ्यूचर है, या आने वाले जो हमारा टाइम का फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में रहता है। हमें अपना अस्तित्व जानने की ज़रूरत है कि हम लोग कौन हैं और हमारा पास्ट क्या था, आज क्या चल रहा है और आने वाला कल क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये पीढ़ियाँ जो हैं सारी की सारी, मेरे को लगता है कि ये सारी की सारी जो पीढ़ी है एक ही धागे में आके मेरे को बंधी दिखती है, और वो है हेरिटेज। जम्मू कश्मीर का हेरिटेज क्या है, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इस हेरिटेज की, और इस हेरिटेज का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो अरफाज जी, सबसे पहले मंदिरों का शहर है जम्मू कश्मीर। जैसे हम बोलते हैं कि जम्मू जो है मंदिरों का शहर है और कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाई मेजॉरिटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक डिवीज़न में आपको अलग अलग कल्चर दिखेगा, अलग अलग हेरिटेज दिखेगा, अलग अलग रहन सहन दिखेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये पिछले कई सालों से भाईचारे का प्रतीक माना गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और पीसफुल तरीके से रहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, हम लोग सारे मिलजुल के मनाते हैं। और कहीं ना कहीं मनाते हैं, और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो पास्ट था वो एक बड़ा ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से बनाया हुआ था। और इस पास्ट को बनाने वाले कौन थे? हमारे डोगरा रूलर्स। और डोगरा रूलर्स ने जो इतिहास में हमारे धरोहरें दी हैं, उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। जैसा ही हाल ही में हमने देखा कि हमारे रणवेश्वर मंदिर की छत गिर गई है, वो धर्मा ट्रस्ट के अंदर आती थी, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक आहत भी होती है कि यार, हमारा एक ऐसा मंदिर जो 18वीं सदी में बना था, जिसको महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उसकी छत गिरी है। तो हम ये भी सोचते हैं कि नरातों में ऐसी बात हुई है, तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक आहत भी है। और ये लगता है कि इसकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है ये कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों का शहर से नाम से जाना जाता है। और हमारे मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या आप कुछ और बिल्डिंग्स लगा लें, कुछ धर्मस्थल कोई भी है, किसी भी धर्म का होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का भाईचारे का माहौल है। और रही बात धर्मा ट्रस्ट की, तो धर्मा ट्रस्ट तो मुझे लगता है कि काफ़ी मंदिर उनके अंडर आते हैं, तो उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कौन सा काम कब करना है और कौन सा कब काम नहीं करना है। देखिए, महाराजा रणवीर सिंह ने वहाँ पे एक ऐसी सोच दी थी। वहाँ पे एक शिवलिंग है, 7 फुट का शिवलिंग है, ठीक है, एक प्राचीन चीज़ है वो, और मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। हम बात करें
सूई मंदिर की, तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने मंदिर बनाया है। आज उस सूई मंदिर की हालत आप देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा कि यार ये वो मंदिर है, यहाँ 500 कनाल ज़मीन होती थी जो महाराजा साहब ने दी हुई थी, मगर आज वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि 5 कनाल ज़मीन भी होगी। और 500 कनाल ज़मीन कहाँ गई वो, और किन लोगों ने उसको कैप्चर किया, इन चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इतिहास दोहराती हैं, और हमारा इतिहास ज़िंदा रखने के लिए हमें इन चीज़ों को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। रही बात उसी के साथ पंचतीर्थी की बात करें, तो पंचतीर्थी जो है डैंग साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंचतीर्थी नाम पड़ा था 5 तीर्थों को लेके। वहाँ पे 5 तीर्थ होते थे, 5 बड़े मंदिर होते थे, 5 बड़े स्थान होते थे। वहाँ पे जाके उस जगह का नाम रखा था गया था पंच तीर्थी, और वो रखा किसने था? महाराजा रणवीर सिंह ने। तो महाराजा रणवीर सिंह की एक सोच थी कि मंदिरों का शहर जो है इस तरफ बढ़ाया जाए। महाराजा गुलाब सिंह जी ने तो कोई शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर में एक डोगरा कल्चर लाने की। डोगरा कल्चर खाली हिंदुओं का नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। डोगरा कल्चर, इस रियासत में रहने वाला हर एक बशिंदा डोगरा है, क्योंकि ये डोगरा स्टेट है। और कहीं ना कहीं आज हम बात करें पंच तीर्थी में ही जो मंदिर है हमारा बलवान जी का मंदिर, तो वो नॉर्दर्न एरिया में एक अकेला मंदिर है। यहाँ पे बलवान जी का एक मंदिर है, और बलवान जी का मंदिर समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी वो वहाँ पे शक्ति है। उस मंदिर की हालत देखिए आप क्या है। तो मंदिरों की बात करूँगा तो जम्मू कश्मीर में तमाम मंदिरों को देखने की ज़रूरत है। आज हालात क्या हैं, आज हालात क्या हैं? अखनूर में चले जाइए, पांडु गुफा है, वो तो मैं शुक्रिया करूंगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का कि उन्होंने देख रेख किया, नहीं तो उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। हम बात करते हैं उत्तरवैनी की, हम बात करते हैं हमारी परमंडल की, तो आज वहाँ पे हालात देखिए, वहाँ पे रोड नहीं है जाने को, और वहाँ पे इतना कुछ बनाया हुआ था महाराजा रणवीर सिंह जी ने अपने टाइम पे, और वो वर्ल्ड की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी होती थी परमंडल में। मगर आज वो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म है, आज वो मंदिर भी ख़त्म है, आज वहाँ पे रास्ते भी ख़त्म है। तो कहीं ना कहीं दुख होता है। हेरिटेज की बात करने की ज़रूरत है टैंक साहब, क्योंकि हेरिटेज जो है ये हमारा कल्चर दिखाता है, इतिहास दिखाता है, कल्चर दिखाता है कि हम कौन से वंशज से हैं, हम, हमारा इतिहास क्या है, और हम आज कहाँ पे हैं। देखो, आज कोई भी पार्टी है सत्ता में, मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व हूँ। मैं एक आम जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, और मुझे जो लगता है कि सत्ता में कोई भी सरकार हो, जब वो डुग्गर प्रदेश की बात करेगी तो उन्हें डोगरों का इतिहास जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल। और डोगरों का इतिहास खाली आप सड़कें साफ सफाई करके, या फिर स्मार्ट सिटी के तहत रोड बना के, या आप कोई कॉलोनी बना के, या आप कोई मार्केट बना के नहीं दिखा सकते। हमारे डोगरों का इतिहास दिखाने के लिए इतिहास जिंदा रखना पड़ेगा, और जिंदा रखने के लिए आपको, चाहे वो लखनपुर का मेन गेट पे महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा की बात करें, चाहे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा की बात करें, चाहे हमारे महलों की बात करें, चाहे मुबारक मंडी की बात करें, चाहे हम बात करें कश्मीर में हमारे हेरिटेज की, और चाहे हम बात करें लेह लद्दाख में हमारे हेरिटेज की, तो जम्मू कश्मीर का हेरिटेज जो है ये हमारा अपना हेरिटेज है, और इसकी तरफ सरकार को देखने की ज़रूरत है। डुग्गर प्रदेश की बात अगर ये करते हैं तो डुग्गर प्रदेश वहीं से दिखेगा, यहाँ पे डोगरों की विरासत जिंदा रहेगी। बिल्कुल विशाल भाई, इसके साथ में अगर हम बात करें डोगरा विरासत को ज़िंदा रखने के लिए, या ये जो प्राचीनिक ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर हैं इनको ज़िंदा रखने के लिए, कई बार इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि मंदिरों की, इन जो हमारे ऐतिहासिक प्राचीन जो हमारे ये धरोहर हैं इनकी ज़मीनों पे जो है या तो कब्ज़े किए जाते हैं या इनको बेचा जाता है। रणवेश्वर मंदिर का छत टूटा, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि उसके साइड वाली जो सारी ज़मीन है वो या तो कब्ज़ा करवा दी गई या बेची गई। सब मिलजुल के होता है, और ये खाली यहाँ पे नहीं हुआ है, हर जगह पे यही सारी चीज़ें देखने को आती हैं। शमशान घाट की जो ज़मीनें होती हैं उस पे कब्ज़ा करवाया जाता है, उसको बेचा जाता है। कब्रिस्तान जो छोटे छोटे बच्चों के होते हैं उनको मतलब बेचा जाता है, उन पे कब्जे करवाए जाते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? अगर ज़मीनें ही नहीं रहेंगी, धरोहर कहाँ रहेगी, इतिहास कहाँ रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं सूई मंदिर की बात करूंगा। सूई मंदिर जो हमारे कानाचक एरिया में है, बॉर्डर बेल्ट पे है। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जी ने ये 200 साल 250 साल पहले ये मंदिर बनाया था। तो उस मंदिर में 500 कनाल ज़मीन थी। तो डैंग साहब, आज वो वहाँ पे 5 कनाल ज़मीन होगी मेरे को लगता है, बाकी ज़मीन मेरे को पता नहीं कहाँ गई। देखिए, धर्मा ट्रस्ट जो है उसके पास हज़ारों कनाल ज़मीन थी, जो महाराजा साहब ने, महाराजा हरि सिंह जी ने एक ट्रस्ट बना के ये दी थी कि मंदिरों का देख रेख करेगी, और मंदिरों की देख रेख के तहत ये ज़मीनें जो सेफ रहेंगी। मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीनों में धांधली हुई है। वो ज़मीनें आज जो हिंदुओं का हक था मंदिरों पे, वो ज़मीनें भी निकलती जा रही हैं। मुसलमानों का हक था मस्जिदों पे,
आप देख सकते कब्रिस्तान है या कुछ भी दरगाहगर हैं, कुछ भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन ज़मीनों को प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे एक तो इतिहास के साथ जुड़ी हुई है और हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ और हमारे विश्वास के साथ जुड़ी हुई है कि हम लोग इस धर्म को मानते हैं। और धर्म जो है, देखिए धर्म जहाँ है और धर्म जहाँ होता है वहीं पे जीत होती है। अगर अगर आप धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ स्थिति अनुकूल विपरीत जा सकती है। अनुकूल तो हो ही नहीं सकती ना, विपरीत ही जाएगी। और आज आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, स्थिति जो है विपरीत ही है, लोगों के विपरीत ही जा रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धर्म को दबाने की जो काम हो रहा है उसकी उसी की वजह से हो रहा है। धर्म जिंदा रखना ज़रूरी है, धर्म जिंदा रखना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। जब तक हम लोग अपने धर्म की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी इंसानियत पे एक कह सकते हैं कि इंसानियत को ज़िंदा नहीं रह सकते। इंसानियत ज़िंदा रहने के लिए हमें अपने धर्म पे काम करने की ज़रूरत है। और इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपनी धरोहरों पे काम करने की ज़रूरत है। मुबारक मंडी जो एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज है, आप देख सकते हो उसकी हालात क्या है, एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज है डैंग साहब। तो हैदराबाद की बात करें तो ये भी आ रहा है कि वहाँ पे होटल खोला जा रहा है 5 स्टार। देखिए वही बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की बात करें, जूनागढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें या पंजाब के कुछ एरिया की बात करें, तो वहाँ पे जो प्राइवेट होटल बने हुए हैं तो वो अराजों की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो ना, देखिए आपने हेरिटेज अगर होटल बनाना है तो आप अमर महल दीजिए, वहाँ पे बड़ी हज़ारों कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, आपके पास और भी बड़े एसेट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे बनाइए। और मुझे नहीं लगता है कि आप ये एक स्टेट लैंड, स्टेट प्रॉपर्टी को, लोगों की प्रॉपर्टी को, डोगरास की प्रॉपर्टी को आप एक हेरिटेज में कन्वर्ट करें। तो ये मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप अपने ही कानून के खिलाफ बात कर रहे हो, क्योंकि महाराजा रणवीर सिंह ने 1920 में एक कानून बनाया हुआ है कि हेरिटेज जो है, स्टेट हेरिटेज जो लोगों की हेरिटेज है, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और डैंग साहब वो कानून जो 1920 में बना हुआ था, महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया था, उसको बोलते हैं एशियन मोमेंट्स एक्ट 1920। तो ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान में आज भी लागू है। 370 35 से टूट गई, 35 से टूट गया। ये बोलते थे कि कश्मीरियों ने डोगरा हेरिटेज को नुकसान दिया है, तो मगर आज तो मुझे लगता है कि हमारे अपने लोग ही हमारी डोगरा हेरिटेज को बचाने में नाकाम हो रहे हैं। तो इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और जो एक्ट जो बनाया हुआ है हमारा रणवीर सिंह जी ने, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। और उस एक्ट के तहत ये है कि स्टेट जो प्रॉपर्टी है, स्टेट जो जो हमारी हेरिटेज है, आप उसको ना तो नीलाम कर सकते हैं, ना तो उसको बेच सकते हैं, और ना ही उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। और वहाँ पे एक हथौड़े चला के आप हेरिटेज के ऊपर कोई हथौड़ा नहीं चला सकते। वहाँ पे बड़े ब्रीकी काम होते हैं और बेब्रीकी काम के उसको क्लियर किया जाता है। देखो 2019 में इसका टेंडर हुआ है, 2019 में इसका टेंडर हुआ है, 300 करोड़ के लगभग इसका पैसा सेंक्शन हुआ था। तो डैंग साहब 5 साल का इसका टेन्योर था कि 5 साल में इस हेरिटेज को, जो हमारी डोगरा हेरिटेज है, इसको आपने कंप्लीट करना है और हमारे जम्मू की एक शान बनानी है कि ये हमारे महाराजाओं ने ये हमारी डोगरा हेरिटेज है। मगर बड़े दुख की बात है, आज 4 साल हो गए हैं तो वहाँ पे 300 करोड़ आया था, 100 करोड़ लगा है जैसा मुझे सुनने को मिला, और 200 करोड़ वो रिफंड वापस सरकार को चला गया है। देखिए कितनी नाकामी है, सरकार ने पैसा दिया, आप पैसा नहीं लगा सके, और ऊपर से जो हेरिटेज हमारा है उसको बचाने के बजाय आप उसको सेल आउट करने की बात कर रहे हो। देखिए यहाँ पे धर्म की बात होगी तो वहाँ जहाँ ये होटल की बात कर रहे हैं डैंग साहब, तो वहाँ पे एक तो कुछ समाधियाँ हैं देवी देवताओं की, मंदिर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उन मंदिरों को तोड़ के, उन समाधियों को तोड़ के वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और मीट भी खिलाएंगे, शराब भी पिलाएंगे। देखो मंदिरों का शहर है, हमारे हेरिटेज के साथ कोई अगर छेड़खानी करेगा तो दुख नेचुरली बात है कि हमको सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम अपने आप को डोगरा कहते हैं। और जो डोगरा कहता है उसे मुझे लगता है दुख होगा कि हमारे हेरिटेज के साथ छेड़खानी हो रही है। इसलिए डैंग साहब मैं आज सरकार से अपील करूँगा कि कम से कम जम्मू के लोगों की भावनाओं को समझिए। अगर आप डुग्गर प्रदेश बनाने की बात करते हैं तो डोगरा हेरिटेज की बात समझिए। हमारा ही पहचान जो है, हमारी जो अस्तित्व है, ये डोगरा हेरिटेज ही दिखाता है कि हम लोग कौन हैं। इसलिए डोगरा हेरिटेज पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें युवा राजपूत सभा का मैं सदस्य हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ सदस्य हूँ। मगर
एक जम्मू का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि डोगरा हेरिटेज को बचाना बड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या बताएंगे कि हम लोग कौन थे, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है, क्या ये होटल दिए हुए हैं या हमारा हेरिटेज दिया हुआ है, इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और रही मंदिरों की बात, रही मस्जिदों की बात, रही कोई भी देव स्थान है, धार्मिक स्थान कोई भी है, तो उसकी तरफ सरकार को देखने की ज़रूरत है कि अगर आप स्मार्ट सिटी के तहत इन मंदिरों को, इन मस्जिदों को या किसी भी आप धर्म स्थान को बनाते हो, तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। विशाल जी, अगर बात करें हम ये जो हमारे जागरण होते हैं, रामलीला होती है या इस तरह के जो कार्यक्रम जो किए जाते हैं, जो धार्मिक जो होते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक जगराता हो रहा था, जिसके बाद जो है कुछ फरमाइश की गई कि वहाँ पे गाना जो है वो गवाया जाए, और जिसके बाद एफआईआर भी लगी। मामला जो है काफ़ी संगीन हुआ, लोगों ने काफ़ी रोष जताया। अभी कल ही गोरखा नगर में एक रामलीला हो रही थी, जिसमें अश्लील तरीके से जो ख़त्म रामलीला तो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद में कुछ अश्लील तस्वीरें वहाँ से देखने को मिली। क्या उसी तरह का कुछ मामला यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, कोई एफआईआर वगैरह? क्योंकि अभी तक तो कुछ इस तरह का मामला सामने आया नहीं है, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुँची है लोगों की, अगर हम बात करें। देखिए, जो लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और निशानदेही होनी चाहिए। वीडियो बनी हुई है, उसमें जो लोग भी हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 370-35 के टूटने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में ये कुछ हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि 370-35 से ना ही टूटता और पुराना जम्मू कश्मीर बेहतर था, क्योंकि हम लोग बड़े पीसफुल तरीके से रहते थे और हम धर्म की बात करते थे और धर्म अपना बचाना भी जानते थे। मगर आज यहाँ पे उल्ट देखने को मिल रहा है और मैं सरकार से अपील करूँगा, जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करूँगा कि उन लोगों को निशानदेही करें और उन लोगों पे सख्ती से कार्रवाई करें। नहीं तो आने वाले टाइम में अगर जो धर्म के खिलाफ जो पर लोग इस तरह का काम करेंगे, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि जम्मू के हर एक बंदे को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं करती है तो जम्मू के जो लोग हैं ये आगे खुद ब खुद आगे बढ़ के काम करेंगे। विशाल जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। ये तो रही हमारे इतिहास और धर्म की बात। अगर हम इससे हट के अगर कोई सियासी बात करें, जिस तरह से हमारे तरुण चुग जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए थे और उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि जम्मू कश्मीर जो है 370 और 35 ए टूटने के बाद जो है असल में जो है अब आज़ाद हुआ है। क्या आपको लगता है कि आज़ादी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर को मिली है? डैंग साहब, आप बेहतर जानते हो, जम्मू कश्मीर कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। बिल्कुल। चाहे हम प्राचीन बात करें, 5000 साल पुरानी बात करें, महाभारत काल की बात करें, या उससे भी पहले की बात करें, या उसके बाद मुग़लों का राज आया, या फिर उसके बाद सिख राज आया, तो कुछ भी कह लीजिए आप, जम्मू कश्मीर कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने बहुत हिंदुस्तान पे जुल्म किए, तो जम्मू कश्मीर तब भी किसी का गुलाम नहीं था, एक अलग देश था हमारा। तो मुझे गर्व से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसने हमें आज़ादी की सांस दी है। मेरे पूर्वज यहाँ पे पले हैं, यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने आज़ादी की सांस में रहे हैं, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। हम पहले भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं। रही बात 370-35 के टूटने की बात, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा हालात बेहतर जानते हो और जम्मू की जनता उन्हें जवाब देना बेहतर जानती है। तरुण चुग जी ने कौन सी आज़ादी की बात की है? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, वो उन्होंने कुछ, हो सकता है उन्हें कुछ गलत बताया गया हो कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े दुख में हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सदैव ही सुखी थे और पिछले काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, काफ़ी इतिहास देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर जो है ये प्रगति करता आया है, ये डेवलपमेंट करता आया है और ये आगे भी करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गुलामी की बात कहीं पे जम्मू कश्मीर में थी। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, कि उनकी सोच होगी या उनको किसी ने कुछ गलत बताया हो, तो मैं कुछ कह नहीं ये सकता कहीं इसके। उस ओर इशारा तो नहीं था कि पिछले कई सदियों से जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हुक्मरान जो हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, वो सदैव पावर में रहे हैं, उसके लिए तो नहीं था? देखिए, वो एक पॉलिटिकल सोच हो सकती है उनकी। मैं पॉलिटिकल किसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ नहीं, पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरे लिए बीजेपी के लोग भी उतने ही अच्छे हैं जितने एनसी के हैं, जितने पीडीपी के हैं, जितने अदर पार्टी हैं। तो मैं सबको एक मामला यहाँ पे क्योंकि आज़ादी का है, इसलिए मैंने नहीं आपसे नहीं सवाल नहीं नहीं, पूछा। आज़ादी के नारे अगर कश्मीर पहले लगाता था, कश्मीर के लोग लगाते थे, मैं मानता हूँ लगाते थे, ठीक है ना। मगर उनकी अपनी सोच थी, आज उनकी सोच बदल चुकी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कश्मीर सेंटर की गवर्नमेंट ये सोचती है कि 370-35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सदैव ही आज़ाद रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह जी,
स्पोक्स पर्सन युवा राजपूत सभा मीडिया कोऑर्डिनेटर, लेकिन आज का जो मुद्दा था वो जर्नल एक इशू पे था। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।